नमस्कार। लोकतंत्र 2017 के आज के सफर में मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में प्रचार तेज। प्रधानमंत्री ने कहा विकास का वनवास हो खत्म। राहुल गांधी का केंद्र पर किसानों की अनदेखी का आरोप। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 50 लाख रोजगार का वादा। बीएसपी प्रमुख ने राज्य में बदहाल कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने कहा पत्थरों पर पैसे लगाती हैं मायावती। उत्तराखंड में पीयूष गोयल ने कांग्रेस सरकार को बताया नाकाम। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री ने भूकंप के नाम पर उड़ाया प्रदेश का मजाक। मणिपुर में नए जिलों के गठन पर बटा बहुसंख्यक मैतेई समुदाय। जिला मुख्यालय दूर होने से कई गांवों में फैसले का विरोध। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजियाबाद रैली में अखिलेश यादव के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने पर भी तंज कसा। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास का वनवास खत्म होगा। अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने खराब कानून व्यवस्था के लिए अखिलेश सरकार की जमकर निंदा की। उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गाजियाबाद में रैली की। उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अखिलेश डरे हुए हैं, इस वजह से कांग्रेस का सहारा लेने को मजबूर हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस को डूबती नाव बताया। उस विकास के वनवास को समाप्त करके 14 साल के बाद फिर उत्तर प्रदेश में विकास की धारा बहाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने राज्य के सत्ताधारी दल की आलोचना करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को पिछले 5 साल के काम का हिसाब देना चाहिए। राज्य में खराब कानून व्यवस्था के लिए भी अखिलेश सरकार को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। जब 2019 का चुनाव आएगा, ये मोदी सामने से आकर के हिसाब देगा, सामने से आकर। अभी तो जिम्मेवारी आपकी है, आप जवाब दीजिए। आपने उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए क्या काम किया? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों में 11 और 15 फरवरी को चुनाव होना है। पहले चरण के मतदान में मेरठ सहारनपुर मंडल की 73 सीटों पर वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हाथरस में चुनावी रैली की। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को अवसरवाद करार देते हुए राज्य के पिछड़ेपन के लिए अखिलेश सरकार और उससे पहले की मायावती सरकार को दोषी ठहराया। राज्य के विकास के लिए उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील की। 11 तारीख को आप वोट करने जाइए तो वोट इसलिए मत करिएगा भाजपा के लिए कि बहन प्रीति चौधरी जी को आपने एमएलए बनाना है, यहां के एमएलए को निकालना है, उसलिए भी वोट मत करिएगा। मुख्यमंत्री बदलने के लिए भी वोट मत करिएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को मैं अपील करने आया हूं, उत्तर प्रदेश का भाग्य बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट करिए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सत्ताधारी समाजवादी पार्टी समेत सभी विरोधी पार्टियों पर तीखे आरोप लगाए हैं। राज्य के अलग अलग रैलियों में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास के मोर्चे पर लोगों से छलावा किया। मायावती ने बदायूं और शाहजहांपुर की रैलियों में एक बार फिर मुजफ्फरनगर, दादरी और मथुरा का मुद्दा उठाया। उन्होंने इन घटनाओं के जरिए सत्ताधारी समाजवादी पार्टी की जमकर आलोचना की और कहा कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अखिलेश सरकार बुरी तरह नाकाम रही है। यहाँ पूरे प्रदेश में चोरी, डकैती, लूटमार, फिरौती, हत्या, अपहरण, महिला उत्पीड़न, गुंडा टैक्स, सरेआम गुंडागर्दी, जमीनों पर जबरन अवैध कब्जे तथा सांप्रदायिक दंगे, तनाव आदि की घटनाएं काफी ज्यादा चरम सीमा पर होती रही।
केंद्र की मोदी सरकार पर भी उन्होंने निशाना साधा। मायावती ने कहा कि लोगों की भलाई के लिए केंद्र सरकार ने एक भी कदम नहीं उठाया। मायावती ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी का आत्मविश्वास हिला हुआ है। 22 करोड़ जनता में जो जबरदस्त नाराजगी व आक्रोश व्याप्त है वह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे हालातों में अब बीजेपी अपने किसी भी चेहरे को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने की अभी तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। समाजवादी पार्टी को उन्होंने अल्पसंख्यक विरोधी करार दिया। मायावती ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठजोड़ को बेमेल गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बीएसपी सरकार के दौरान शुरू की गई योजनाओं का नाम बदलकर विकास का श्रेय लेने की कोशिश में जुटी है। मायावती के निशाने पर हर पार्टी रही, लेकिन सबसे ज्यादा चोट उन्होंने समाजवादी पार्टी पर की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को बिजनौर और रामपुर में चुनावी सभाएं की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मायावती विकास के नाम पर पत्थर के हाथी लगवाती हैं, जबकि बीजेपी काले धन के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजनौर के कीरतपुर में कहा कि प्रधानमंत्री ने काले धन के नाम पर देश को गुमराह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री बताएं कि नोटबंदी से देश को क्या फायदा हुआ और कितना काला धन बाहर आया। उन्होंने कहा कि बुआई के वक्त नोटबंदी करके प्रधानमंत्री ने किसानों की कमर तोड़ दी है और उनका बहुत नुकसान हुआ। सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जीते, सरकार बन गई। बताओ, गरीबों, किसानों, नौजवानों के लिए एक भी काम किया हो तो बता दो। कोई काम नहीं किया। आप तो याद करो वो वादा जो तुमने किया था कि गरीबों को 15 लाख रुपए हम अकाउंटों में पहुंचा देंगे। हम तो कहते हैं 15 लाख छोड़ो, अरे 15,000 ही रुपए हमारे लिए भेज दिए होते तो बहुत बड़ी बात होती। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पुलिस भर्ती को आसान बनाने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन दी गई है। साथ ही वादा किया कि समाजवादी पेंशन का दायरा बढ़ाया जाएगा और महिलाओं से बसों में आधा किराया लिया जाएगा। इतनी आसान भर्ती किसी ने की हो तो बता दो। हमारे नौजवानों को पढ़ लिख करके 10वीं के बाद 12वीं के बाद या कोई काम अपना करना चाहे, उस रोजगार के लिए हम काम करना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आने वाले समय में नौजवान साथियों नौकरी और रोजगार का कैसे इंतजाम हो सके, हम समाजवादी पार्टी के लोग उस दिशा में काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने प्रदेश का सारा पैसा पत्थरों पर लगा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्थर वाली सरकार की नेता कह रही हैं कि अब हम स्मारक नहीं बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को हाथरस, खुर्जा, हापुड़ और गाजियाबाद में चुनावी सभाएं की। हाथरस में कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों की नहीं, उद्योगपतियों की सुनते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीबों की नहीं बल्कि उद्योगपतियों की सुनते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के चलते गरीबी बढ़ रही है, जबकि देश का सारा धन कुछ परिवारों में सिमट रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसानों का कर्ज माफ करने के नाम पर चुप हो जाते हैं, जबकि उद्योगपतियों का 6 लाख करोड़ रुपया माफ करने की तैयारी में है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े इमारतों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, मुंबई में बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, हवाई जहाज में उड़ते हैं, प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं। इनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लाइन में लगा दिया, जबकि एक भी अमीर आदमी लाइन में नहीं लगा। 15 लाख करोड़ रुपए वापस आ गए। हिंदुस्तान का पूरा काला धन नरेंद्र मोदी जी ने सफेद कर दिया। हिंदुस्तान के चोरों की मदद करी, उनका पूरा पैसा जो काला था उसको सफेद कर दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहा
कि प्रधानमंत्री काले धन और नोटबंदी के फायदों पर अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस ने बुधवार को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र में सबका ध्यान रखने वाली पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह सरकार देने का वादा किया गया है। लखनऊ में जारी कांग्रेस घोषणा पत्र में कहा गया है कि राज्य में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनने पर बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी। घोषणा पत्र में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा की गारंटी, सभी युवाओं और युवतियों को रोजगार पर ट्रेनिंग, रोजगार के नए मौके, बेहतर शिक्षा और मजबूत कानून व्यवस्था का वादा किया गया है। हमारी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा, राजनीति और आर्थिक नीतियां बनाएंगे और समाज के हर एक वर्ग को बराबर के अवसर प्राप्त किए जाएंगे। विशेष रूप से किसानों, मजदूरों, वर्कर और जो गैर संगठित संस्थाएं हैं, उनके लिए अलग अलग कार्यक्रम बने हैं। कांग्रेस ने वादा किया है कि गठबंधन सरकार राज्य में भयमुक्त वातावरण बनाएगी, जहां लोग जाति और धर्म की परवाह किए बिना रह सकें। घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की मदद और विकास का वादा भी किया गया है। इसके अलावा कमजोर तबकों को आर्थिक सहायता, बैंक लोन, किसान कर्ज माफी, किसानों को सस्ती बिजली, पंचायतों में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन और नदियों की सफाई जैसे वादे शामिल हैं। हमने कर्जा माफ, बिजली हाफ को हम हर हाल पूरा करेंगे। अल्पसंख्यक समुदाय के युवा और युवतियों को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार के अवसरों के लोग ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन एक अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। ये इस बात पे सहमति भी हुई है। घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर राज्य के प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के अलावा शीला दीक्षित, अशोक गहलोत, निर्मल खत्री समेत तमाम बड़े नेता मौजूद थे। गठबंधन की साझेदार समाजवादी पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी नेता डिंपल यादव ने आगरा की जनसभा में बीजेपी और बीएसपी की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल से समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की तरक्की के लिए जी जान लगा दी, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार लोगों की जिंदगी में परेशानी बढ़ा रही है। पूरे देश को लाइन में लगाने का काम किया है, पूरे देश को। और मैं समझती हूँ ये हम सबकी मेहनत की कमाई थी। क्या कोई बड़ा आदमी आपको इन लाइनों में खड़ा नजर आया? आपको अपनी ही मेहनत के पैसे निकालने में दिक्कत हुई? हम लोगों ने अपनी जान गंवाई। इलाहाबाद की 3 सीटों पर पहली बार वोटर्स वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल यानी वीवीपीएटी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। वीवीपीएटी तकनीक के तहत ईवीएम में होने वाली किसी भी गड़बड़ी को पकड़ा जा सकता है। इस तकनीक में वोट डालने के बाद पर्ची बाहर आती है और उससे यह जाहिर होता है कि मतदाता ने जिनको वोट डाला था वो उन्हीं को गया या नहीं। ये मशीनें 1108 हमारी 3 विधानसभाएं हैं, वहाँ पे पोलिंग स्टेशन हैं। हर पोलिंग स्टेशन पर ये मशीन जाएगी और वहाँ पर इसका यूज होगा और इसका विधिवत फंक्शनिंग के बारे में, इसके ऑपरेशन के बारे में हम पोलिंग पर्सनल्स को, प्रिजाइडिंग अफसर को बड़ा विस्तृत रूप से 1 to 1 हम इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं। नोटबंदी के 2 महीने बाद भी कई उद्योग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश का पेठा उद्योग भी आता है। आगरा जिले में नोटबंदी एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। उत्तर प्रदेश का आगरा ताजमहल की खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन एक खासियत है जो आगरा को ज्यादा खास बनाती है, वो है आगरे का पेठा। लगभग 350 साल पहले यह मुगलों की शाही रसोई में बनाया जाता था। ताज नगरी के नूरी गेट इलाके में लगभग 700 से ज्यादा पेठा बनाने की कुटीर इकाइयां काम कर रही हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद इस उद्योग में साफ गिरावट देखने को मिली है। काम ठप हो गया और मजदूर बेकार होने लगे। नोटबंदी का काफी असर पड़ा है हमारे व्यापार में। यहाँ 2 महीने से व्यापारियों का पैसा नहीं था, ना ही यहाँ कोई पेठा खरीदने आता था, ना ही पेठा बन पाता था।
नोटबंदी पर विपक्षी पार्टियां आक्रामक होकर बीजेपी को किनारे ढकेल रही हैं, लेकिन बीजेपी इसे भ्रष्टाचार से लड़ने का तरीका बता रही है। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है आगरा में आने के लिए, इंडिया में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनको पास पैसे नहीं थे, वो शॉपिंग नहीं कर सकते थे, किसी होटलों में ठहर नहीं सकते थे। देश की 90% जनता ने इसको स्वीकारा कि गरीबी और अमीर एक बड़ा समकक्ष लाके नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कार्य करा, इसलिए जनता ने उनको एप्रिशिएट करा। पेठा व्यवसाय जिले में आय का प्रमुख स्रोत है। लगभग 44 लाख आबादी इस व्यवसाय से जुड़ी है। लाखों मजदूर आगरा के प्रसिद्ध पेठे में मिठास भरने का काम करते हैं, लेकिन नोटबंदी ने उनकी जिंदगी से थोड़ी सी मिठास छीन ली है। हालांकि स्थिति अब सामान्य हो रही है, लेकिन लगातार एक सवाल पूछा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा। आगरा के पेठा नगरी से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 2012 के चुनाव में 4 पर समाजवादी पार्टी और 3 पर आरएलडी ने जीत हासिल की थी। इस बार सबकी निगाहें अतरौली सीट पर टिकी हैं, जो कल्याण सिंह का गढ़ कही जाती है। अतरौली विधानसभा सीट अलीगढ़ की सबसे चर्चित सीट है। यहां से जीतकर कल्याण सिंह दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्होंने 10 चुनावों में जीत हासिल की और 2 बार उनकी बहू प्रेमलता विधायक बनी। 2012 में प्रेमलता को हराकर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमा लिया था। इस बार कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। इस चुनाव में किसान की बेहाली बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। देख तो किसान के लिए पूरी परेशानी आई है। अनाज मद्दा देता है, धान से मद्दे देते हैं हमारे, गेहूं से कोई भाव नहीं मिलता है, और आलू वगैरह स्थिति ज्यादा खराब है। सब्जी बहुत काफी मद्दी देती है। इस सीट पर किसान निर्णायक भूमिका में हैं, पर वो फसलों के वाजिब दाम नहीं मिलने और नोटबंदी से बेहाल हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति और खास तौर पर पशुओं की चोरी भी इस बार बड़ा मुद्दा बना है। आए दिन लूट, डकैती, हत्याएं, बलात्कार और जो जानवरों के लिए चोर इत्यादि जैसे आते हैं, वो लूट खसोट करके ले जाते हैं। हमारे पास जो गांव में आसपास, उसमें सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, टाइम से स्कूल नहीं भेजा जाता, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है कि लोगों के पास पैसे भी नहीं इतने जो कि बच्चों को पढ़ा सकें। अतरौली के ग्रामीण अंचलों में कई दुश्वारियां हैं। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और उपेक्षा को बीएसपी ने मुद्दा बना रखा है। अल्पसंख्यकों को बीएसपी पेट बनाने की जुगत में है। अभी तक अतरौली विधानसभा में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, नवयुवक के फैक्ट्री कामों के उसमें हो, या किसी भी तरीके से देखा जाए तो सड़कों के रूप में या बिजली के रूप में कोई भी जनता के ऐसा कार्य नहीं किया गया जिससे जनता खुश हो। अलीगढ़ में चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक की सभाएं हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ कौन से चुनावी मुद्दे कारगर होंगे? कैमरामैन संजय कुमार के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, अलीगढ़। मथुरा में चर्चित जवाहर बाग मामला इस बार बड़ा चुनावी मुद्दा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और सरकार को इसमें काफी पहले कदम उठाना था। मथुरा के जवाहर बाग में अब हर तरफ सन्नाटा पसरा है, लेकिन पिछले साल यहाँ हुई हिंसा लोगों के जहन से साफ नहीं हुई है। विपक्ष का मानना है कि अगर सरकार ने समय रहते कदम उठाए होते तो यहाँ उतने लोगों को जान नहीं गंवानी पड़ती। अगर विकास की सोच की सरकार आएगी तो संपूर्ण विकास होगा, मीठा पानी और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। जवाहर बाग कांड निश्चित तौर पे एक माइनस पॉइंट होगा मथुरा के लिए और इस पार्टी के लिए और आने वाले इलेक्शन के लिए। हालांकि सरकार से जुड़े लोग इस मामले में लापरवाही से इनकार करते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन का दावा है कि चुनाव में मुद्दा विकास है, जबकि विपक्ष नकारात्मक प्रचार कर रहा है। ये जवाहर बाग कांड बहुत बड़ा कांड था, लेकिन सरकार की हमारी जो सफलता की वजह से, सरकार के मुखिया की नियत की वजह से वो जल्दी ही पटाक्षेप हो गया। It was unfortunate. जवाहर बाग, I cannot call it to be the fault of the government because the public of Mathura was not aware that at Jawahar Bagh so many people are living over there because they were not disturbing the local people. पिछले साल जवाहर बाग की 280 एकड़ जमीन को मुक्त कराने के लिए पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी थी, जिसमें 30 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
ये जली हुई गाड़ियां जवाहर बाग विध्वंस की याद दिलाती हैं। सवाल ये है कि प्रशासन की नाक के नीचे कैसे गैर कानूनी तरीके से लोग यहाँ पर बसते रहे। मथुरा कांड की लपटें सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकती हैं। मथुरा से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगों में सैकड़ों परिवार विस्थापित हुए। इनमें से कई आज भी जगह जगह विस्थापित जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसी ही विस्थापित बस्ती शामली जिले के सुनैठी में है। राज्यसभा टीवी संवाददाता कुर्बान अली ने सुनैठी के विस्थापित कैंप का जायजा लिया। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ सुनैठी अकबरपुर के प्रधान दाऊद साहब। दाऊद साहब, ये बताइए कि ये जो कैंप कायम किया गया, यहाँ दंगों से विस्थापित हुए लोग आए हैं, ये आप ही के इस गांव में आकर के ये कैंप बनाया गया, क्यों, इसकी क्या वजह थी? सर, जब 2013 में नवंबर के महीने में दंगा हुआ था तो ये लोग मुख्तलिफ जगहों से आए थे। हमारे यहाँ पोल्ट्री फार्म है, वो उस टाइम खाली था। हमने 4 महीने इन लोगों को वहाँ रखा। उसके बाद फिर हमने इन लोगों के लिए कैंप लगाया कि वो इतनी ज़्यादा दिन हम नहीं रख सकते थे। उसने हमारा भी धंधा बंद था उस टाइम। तो 4 महीने हमने, 4 महीने के बाद फिर कुछ लोगों ने फंड इकट्ठा किया, गांव के लोगों ने, और ये इनकी झुग्गिया जो टाइप के एक मकान बना के वहाँ हमने इन्हें शिफ्ट कर दिया। आप यहाँ 4 साल से हैं और क्या मुश्किलें हैं, आप बताइए। बस मुश्किल तो क्या है, एक टाइम खाना, एक टाइम मिलती भी नहीं। अच्छा, रोजगारी नहीं है जी कुछ जी। और कोई आपकी मदद करता है? जी, ना कोई नहीं करता, किसी ने मदद नहीं करी यहाँ से। अच्छा, अभी आपको मालूम है कि यहाँ चुनाव हो रहे हैं, कुछ लोग वोट मांगने आए? जी, आ रहे। अच्छा, हाँ। और आप वोट डालने भी जाएंगी? हाँ जी। लेकिन आपकी दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है? कोई नहीं सुनता जी। अच्छा, आप बताइए, आप कुछ बता रही थी कि आपकी क्या समस्या है यहाँ पे? दुखी है। किस बात से लेकर? परेशानी हमें तो खूब, मकान हमें नहीं मिल रहे। हाँ। किसी की मदद हमें नहीं मिल रही। भूखे जो ऊपर पड़े, अपने झोंके में पड़े, सब तरह सब बड़ा दुखी है। क्या भविष्य देखते हैं आप अपना? कैसा? हम तो ये देखते हैं कि चलो हमें मेहनत मजदूरी करके खाना है, तो कोई रोजगार भी होना चाहिए हमारा, कुछ रहने की भी समस्या होनी चाहिए। कुछ लोग बाहर है, कुछ अंदर है मकानों में, तो ऐसे है जी हमारे यहाँ। सुनैठी अकबरपुर के इस कैंप में जो पिछले 4 साल से दंगों से विस्थापित हुए लोगों का अब नया आशियाना है। मुश्किलें कम नहीं है, परेशानियां काफी हैं। न तो शिक्षा का इंतजाम है और न ही स्वास्थ्य का और न ही रोजगार के अवसर। और अब बात उत्तराखंड की। मौजूदा चुनाव में बीजेपी के प्रचार के लिए पहली बार उत्तराखंड पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि हरीश रावत सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पिछले 5 वर्ष की जो सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनका कार्यकाल का काम है, उसमें भ्रष्टाचार से लिप्त रही सरकार, विकास का विरोध करते रही, कोई विकास के प्रति संवेदना नहीं दिखी। उधर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने भूकंप के नाम पर उत्तराखंड का मजाक उड़ाया है। कांग्रेस का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं का मजाक उड़ाना असंवेदनशीलता है। कांग्रेस ने इस बयान के लिए प्रधानमंत्री से माफी की मांग की है। मोदी जी का ये दुस्साहस कि वो बद्रीनाथ और केदारनाथ और उत्तराखंड की त्रासदी का मजाक उड़ाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मांग करती है कि मोदी जी फौरन माफी मांगे, अपने शब्द वापस लें, वरना ये देश और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग वोट की चोट मारकर एक करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। और अब बात मणिपुर की। मणिपुर में कांग्रेस लगातार 15 साल से शासन कर रही है, लेकिन इस बार इबोबी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले नए जिलों के गठन का ऐलान कर विवाद पैदा कर दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीएन हाउकिप से खास बात की हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने। जाते जाते आप ये खास बातचीत देखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Why it came just before the election? You were in power for last 15 years. You may call it and everybody may call it, but unless we do it beforehand, code of conduct will come and will not be able to
announce any policy and program. Normally in politics things like happen. But you did it for administrative convenience, but it has created administrative inconvenience in the state. That hiccup is for a few time, but the long benefit will be there. So what initiative has Congress taken so far as talking to Nagas are concerned? Well, Congress government is speaking to Naga brothers who are spearheading the agitation called UNC United Naga Council. Come on, call off your blockade and let us have a dialogue. But they are not responding to our Chief Minister's appeal. And at the same time, we have apprised government of India. Look, we did try our level best, but till today, we reach nowhere. So do something in this connection. So what do you think that in this type of situation, elections can be conducted fairly? There is our concern, but we can do the election with this extreme political climate.